अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने होटल बॉय के जाने के बाद कमरे का जायजा लिया। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। यहाँ से सड़क और पार का मंजर साफ नजर आ रहा था। बाथरूम में जाकर साबुन से हाथ साफ किए और कमरे को ताला लगाकर नीचे लॉबी में आया। चाबी काउंटर पर दिया और बाहर आकर टैक्सी ली और उसे ला बाजार चलने को कहा। ला बाजार अहमदाबाद शहर का कारोबारी सेंटर है और हमारे लाहौर के अनारकली की तरह है। यहाँ कर मैंने एक ब्रीफ केस और कुछ दूसरा ज़रूरी सामान खरीदा और वापस होटल में आ गया। दोपहर को बादल नखास्ता सब्जी खोरों वाला खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गया। जब उठा तो दिन की रोशनी बांध पड़ चुकी थी और शाम की आमद थी। मैंने गुस्ल किया, माथे पर छोटी डब्बी खोलकर जैनी तिलक लगाया। ब्रीफ केस में से नया सफ़ेद रुमाल और नई खरीदी हुई छोटी डायरी निकालकर वास्कट की जेब में रखी। दूसरी जेब में 100 रुपए के 2 नोट डाले और होटल की लॉबी से निकलकर टैक्सी स्टैंड पर आ गया। अब मैं सारा भाई डांस सेंटर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने टैक्सी ली और उसे सारा भाई डांस सेंटर चलने को कहा। टैक्सी सड़क पर एक तरफ रवाना हो गई। शाम का सुरमई धुंधलका सड़क के दरख्तों को अपनी लपेट में ले रहा था। सड़क की बत्तियां रोशन हो गई थीं। सारा भाई डांस सेंटर पहुंचते पहुंचते शाम गहरी हो चुकी थी। सारा भाई डांस सेंटर सड़क से हटकर एक 2 मंजिला खूबसूरत कोठी में कैंप था। गेट पर गुजराती और अंग्रेजी जबान में सेंटर के नाम का बोर्ड लगा था। गेट के पास स्टूल पर एक गोरखा चौकीदार बैठा था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा कि रेना लेनी देवी अंदर है? गोरखे ने कहा, जी हाँ। मैं कोठी के बरामदे की तरफ बढ़ा जहाँ खूबसूरत रोशनियाँ हो रही थीं। कोठी के बगीचे में भी रोशनी थी। दरमियान में शिव देवता की मूर्ति रखी हुई थी जिसमें उसे डांस करते दिखाया गया था। 2 गाड़ियाँ बरामदे की एक जानब खड़ी थीं। बरामदे में छोटे से खूबसूरत काउंटर के पीछे एक गुजराती लड़की बैठी थी। उसके करीबी गुलदान में रजनीगंधा के फूल सज रहे थे। मैंने करीब जाकर कहा, मेरा नाम दासवर्धन है, मुझे देवी रेना लेनी जी से मिलना है। मैंने ये जुमले अंग्रेजी ज़बान में अदा किए थे। लड़की ने भी बड़ी सादा मगर खूबसूरत अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मैं रेना लेनी देवी से किस लिए मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी भांजी को यहाँ डांस सिखाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। लड़की ने कहा, अंदर वेटिंग रूम में तशरीफ़ रखें, मैं देवी रेना लेनी को आपके बारे में इतला करती हूँ। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वहाँ पहले से 2 औरतें और एक उधेड़ उम्र मर्द बैठा था। ड्राइंग रूम की दीवारों पर इंडिया के मशहूर डांसरों की पेंट की हुई तस्वीरें लगी थीं। कार्नस के ऊपर दोनों जानब शिव देवता के डांस के पोज वाले कांसी के मुजस्मे रखे हुए थे। कार्नस के ऊपर किसी खूबसूरत मगर ज़्यादा उम्र की औरत की एल में पेंट की हुई तस्वीर लगी थी। उस औरत के जोड़े में भी मोतिये के फूल सजे हुए थे। वो थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा था जो दूर से मैं पढ़ नहीं सकता था। ये इस डांस सेंटर की मालका रेना लेनी देवी ही की तस्वीर हो सकती थी। एक दुबली पतली मगर खुश का लड़की ड्राइंग रूम के अंदर की जानिब खुलने वाले दरवाजे का पर्दा हटा कर आई। उसने मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी हुई खवातीन और उनके मर्द को इशारे से बुलाया। तीनों अंदर चले गए और उसे कुछ देर बाद तबले की थाप और हारमोनियम की आवाज़ आने लगी। फिर घुंघरों की हल्की हल्की झंकार भी सुनाई देने लगी। एक आध मिनट के बाद ये आवाज़ें रुक गईं। मैं सोफे पर बड़े सुकून से बैठा रहा। दरवाजे का पर्दा हटा। दोनों औरतें और मर्द अंदर से निकले और गुजराती में आपस में बातें करते ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। इसके साथ ही वही लड़की एक बार फिर आई। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि क्या दासवर्धन मेरा ही नाम है। मैंने सोफे पर उठते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही दासवर्धना या दासवर्धन हूँ। लड़की ने कहा, प्लीज़ फॉलो मी। वो मुझे एक नीम रोशन राहदारी में से गुजार कर एक बड़े कुशादा और रोशन रोशन कमरे में ले गया जहाँ कलीन बिछे हुए थे। एक तरफ तख्त पर गौ तकिए लगे थे। तानपुरे और तबलों की जोड़ियाँ भी मौजूद थीं। एक बूढ़ा आदमी हारमोनियम बजा रहा था और एक लड़की रक्स करने के बाद घुंघरू उतार रही थी। बड़े कीमती सोफे थे। दीवारों पर पर्दे लटक रहे थे। जा बजा कृष्ण और गोपियों और शो पार्वती के रक्स के अंदाज की तस्वीरें लगी थीं। कोनों में भी शिव देवता के कांसी के मुजस्मे खड़े थे। लड़की ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बैठें।
देवी जी अभी आती हैं। जो लड़की घुंघरू उतार रही थी, उसने घुंघरू को उतार कर चूमा माथे से लगाया, फिर हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े के हवाले करके बूढ़े के घुटनों को हाथ लगाकर अपने कानों को हाथ लगाया और हाथ जोड़े पिछले कदमों कमरे से निकल गई। हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दिया और धीमे सुरों में हारमोनियम बजाता रहा। मैंने अपने ऊपर वही मुतकब्बिराना कफियत तारी कर ली थी जो एक नकली पीर अपने ज़ईफ़ उल एतकाद मुरीद के घर जाकर अपने ऊपर तारी कर लेता है। मैं बड़ी शान से गर्दन उठाए बैठा बूढ़े को हारमोनियम पर उंगलियां चलाते देख रहा था। इतने में एक भी दरवाजे का रेशमी पर्दा हटा और एक गोरे रंग की भरभरे बदन वाली औरत अंदर दाखिल हुई। उसके लंबे बाल शानों पर मोती और रजनीगंधा के फूलों से बंधे हुए थे। कान में नीले रंग के पत्थर चमक रहे थे। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही औरत जिसकी ड्राइंग रूम में तस्वीर लगी थी। उम्र उसकी 30 और 35 बरस के दरमियान होगी। उसने एक शान बेनियाजी से मेरी तरफ निगाह डाली और मुझसे कोई बात किए बगैर हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े से मुतवज्जे होकर कहा, महाराज आप ऊपर वाले कमरे में जाएं, सरूटेंट लड़कियां आ गई होंगी। महाराज हारमोनियम बंद करके उठे, औरत को नमस्कार किया और बाहर निकल गया। अब इस औरत ने, जो यकीनन रैना लेनी देवी ही थी, मेरी तरफ देखा। चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट सजे। वो मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया। नकली मुस्कुराहट फौरन चेहरे से गायब हो गई। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, आप अपने कज़न को डांस सेंटर में एडमिट कराना चाहते हैं? मैंने अपने चेहरे को पत्थर की तरह संजीदा बनाया हुआ था। मैंने भी अंग्रेजी में ही जवाब दिया, हाँ मैडम, लेकिन आपकी कज़न तो दिल्ली में रहती है। मैंने कहा, वो अहमदाबाद अपनी मौसी के पास आकर रह लेगी। मगर मैडम आपने अपना तारुफ तो कराया नहीं। उस औरत ने ज़रा सा चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरा इस तरह बेतकल्फ़ी से बात करना अच्छा न लगा हो। कहने लगी, मैं रैना लेनी देवी हूँ, सारा भाई डांस सेंटर की मालिक है। मैंने भी बेनियाजी का इजहार करते हुए कहा, क्या मेरी कज़न को आपके यहाँ दाखिला मिल जाएगा? रैना लेनी देवी को ये बात भी महसूस हुई थी कि मैंने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी थी कि वो डांस सेंटर की मालिक है। उसका बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो मुझसे चिढ़ सी गई है। अपनी साड़ी के पल्लू को अपने घुटनों के ऊपर करते हुए उसने बेजारी के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, सॉरी सर, इस वक्त सेंटर में किसी नए स्टूडेंट के दाखिले की गुंजाइश नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बार फिर गौर कर लीजिए। रैना लेनी भी बड़ी मिजाजदार औरत थी। उसने भी मेरे जैनी भक्तों वाले लिबास को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। दरअसल गुजरात के शहरों में इस हुलिये के जैनी भगत आमतौर पर देखने में आते थे। ज़रा तुर्श लहजे में कहने लगी, सर मैंने गौर करके ही आपको बताया है, आई एम सॉरी। अब मैंने अपने रवैये में थोड़ी नरमी पैदा कर लिया। मेरी हिकमत अमली का तकाजा भी यही था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम बात यह है कि मेरी कज़न को आपके सेंटर में रक्स करने की तालीम हासिल करने का शौक़ है। वो आपकी ज़बरदस्त फ़ैन है। अगर आपने उसे दाखिल न किया तो उसे ज़बरदस्त सदमा हो गया। मेरे नरम लहजा का रैना लेनी पर असर हुआ। वो भी थोड़ा सा मुस्कुराई। कहने लगी, आप दो एक दिन इंतज़ार कर लें। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने उसे अपने होटल का बताया तो वो इससे भी मुतासर हुई, क्योंकि ट्राइडेंट होटल महंगा 5 स्टार होटल था। सर को इस बात के अंदाज में हिलाते हुए बोली, आई सी मुझे मीनाकशी का इंतज़ार था। चंद्रिका ने कहा था कि जिस रात तुम सारा भाई डांस सेंटर जाओगे, मीनाकशी उसी रात वहाँ ज़रूर आएगी। और चंद्रिका की बातें सही साबित हो रही थीं। मैंने रैना लेनी से पूछा, क्या वो स्टूडेंट्स को यहाँ रक्स की तालीम देती है? उसने कहा, क्लासें ऊपर वाले हॉल कमरे में लगती हैं। ऊपर वाले कमरे से तबले हारमोनियम की हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी थीं। तब मैंने रैना लेनी देवी को अपने बारे में बताया कि मैं दिल्ली के कौंस हिंदू घराने में पैदा हुआ था। बचपन में माता पिता वफात पा गया। मेरे अंकल ने मेरी परवरिश की। बनारस यूनिवर्सिटी से एमए फिजिक्स में किया। फिर 4 साल अमेरिका में तालीम हासिल किया, लेकिन बचपन से तबीयत जैन धर्म की तरफ लगी हुई थी। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और जंगलों में निकल गया। 4 बरस तक जंगलों में साधु संतों के साथ रहा, हिंदू और जैन धर्म का ज्ञान हासिल किया और अब अपनी ज़िंदगी जैन मत के प्रचार के लिए वक्फ कर दी है। इसके बाद मैंने योगा, कर्मकांड, मौसीकी, रक्स, 4 वेदों और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अंग्रेजी में ऐसी बातें की कि रैना लेनी पर इसका बहुत असर हुआ। अब वो मेरी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गई थी और मेरी हर बात को बड़े गौर से सुनने लगी थी।
यही मैं चाहता था। वो मुझे ऊपर वाले हाल कमरे में ले गया, जहाँ लड़कियां महाराज से डांस की तालीम हासिल कर रही थीं। तान पूरा छिड़ा हुआ था, हारमोनियम पर लहरा बज रहा था, और 4-5 लड़कियां साड़ियों के पल्लू पेड़ के साथ लिए कथक रक्स कर रही थीं। मैंने रेना लेनी से पूछा, क्या तुम भारतनाट्यम रक्स की तालीम भी देती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। भारतनाट्यम रक्स ही तो असल हमारे भारतवर्ष का रक्स है। कथक रक्स को तो मुगल बादशाहों ने रिवाज दिया था। वो ठीक कह रही थी। कथक रक्स खैर से मुसलमान बादशाहों ने औरंगजेब के ज़माने के बाद ईजाद किया था, और इसी रक्स ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत को डबो दिया था। मैंने रक्स करती लड़कियों को बड़े गौर से देखा। उनमें अहमदाबाद राह के चीफ मिनिस्टर पांडे की बेटी मीनाकशी नहीं थी। मीनाकशी का चेहरा मुझे अच्छी तरह याद था। करीम भाई ने मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई हुई थी। चंद्रिका ने कहा कि वो ज़रूर आएगी। मुझे वहाँ रुककर मीनाकशी का इंतज़ार करना था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक दराज कद की खूबसूरत शिकल वाली गंदमी रंग की लड़की बड़ी खूबसूरत रेशमी साड़ी पहने हाल कमरे में दाखिल हुई। उसने सबसे पहले हारमोनियम पर बैठे हुए बूढ़े को नमस्कार कहकर उसके घुटनों और पाँव को छुआ। फिर हमारे करीब आई और रैना रैनी देवी को नमस्कार कहकर उसके घुटनों को हाथ लगाया और मुस्कुराते हुए बोली। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। मैडम सॉरी, आज मुझे देर हो गई। असल में मेरी अपनी गाड़ी की चाबी कहीं गुम हो गई थी। मैं डैडी की गाड़ी में आई हूँ। ये मीनाकशी थी। मैंने उसे पहचान लिया था। मैं मीनाकशी की तरफ देख रहा था और दिल में ये कह रहा था, मीनाकशी देवी, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि तुम मेरे घुटनों को भी हाथ लगाया करोगी। मीनाकशी ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। वो रेना लेनी से बातें कर रही थी। सोफे पर उसके पास बैठी थी और अपने बालों को सर के पीछे बांध रही थी, जैसे रक्स करने की तैयारी कर रही हो। अचानक मुझे लोबान की तेज खुशबू आई। ये खुशबू हवाई मखलूक और मेरी फर्जी पत्नी चंद्रिका के लिबास से आया करती थी। मैंने यूं ही दाएं तरफ देखा तो चौंक कर रह गया। चंद्रिका मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसने मुझे हाथ बांधकर खामोशी से नमस्कार किया और फिर अपनी बंद मुट्ठी मेरी वस्कट की जेब में डाल दिया। मीनाकशी बदस्तूर रेना लेनी देवी से बातें कर रही थी। लड़कियां रक्स में मसरूफ थीं। किसी ने चंद्रिका को नहीं देखा था। मालूम हुआ कि सिवाय मेरे उसे दूसरा कोई नहीं देख रहा। चंद्रिका कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि मीनाकशी आज रात ज़रूर आएगी। देख लो, वो आ गई है। इसके बारे में मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन्हें याद रखना। मेरी किसी बात का आगे से जवाब ना देना, क्योंकि यहाँ सिवाय तुम्हारे ना तो कोई मुझे देख रहा है और ना मेरी आवाज़ सुन रहा है। मीनाकशी की गाड़ी की चाबी मैंने गुम की थी। वो मैंने तुम्हारी सदरी की जेब में डाल दी है। तुम मीनाकशी को ये चाबी देकर उस पर इतना असर ज़रूर डाल सकते हो कि वो इसके बाद तुम्हारी हर बात को गौर से सुने। मैं चंद्रिका की किसी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अगर मैं बोलता तो वो सब हैरान होकर मुझे दीवाना समझने लगते कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। चंद्रिका कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारी नज़रों से भी गायब हो जाती हूँ ताकि तुम पूरी तवज्जो से अपने मंसूबे पर अमल कर सको, मगर मैं यहाँ मौजूद रहूँगी। वो मेरी नज़रों से गायब हो गई। मैंने बास्केट की जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियां 3 चाबियों से टकराईं जो एक छल्ले में परोई हुई थीं। ये मीनाकशी की गाड़ी की चाबियां ही हो सकती थीं। चंद्रिका ने बड़ा अच्छा ट्रिप का पता मुझे दे दिया था। रैना लेनी देवी मीनाकशी से बातें कर रही थी। फिर उसने मीनाकशी से मेरे बड़े अच्छे अल्फाज में तारुफ करवाया। मीनाकशी ने रस्मी अंदाज में मेरी तरफ देखकर नमस्कार किया। उस पर मेरी शख्सियत का कोई असर नहीं पड़ा था। इंडिया में इल्म मौसीकी और रक्स और हिंदू देवी देवताओं और 4 वेदों के इल्म जानने वालों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद मीनाकशी भी रक्स करती लड़कियों में शामिल हो गई। रैना लेनी देवी मेरे पास बैठी उस रक्स की और रक्स सिखाने वाले महाराज की तारीफ करती जा रही थी। मैं मामूली दिलचस्पी के साथ लड़कियों को रक्स करते देख रहा था। मैं उस वक्त के इंतज़ार में था कि कब रक्स की तालीम ख़त्म हो और मीनाकशी से मुझे बात करने का मौका मिले। 15-20 मिनट के बाद ब्रेक हो गया। लड़कियां कमर के गिर्द बंधे हुए साड़ियों के पल्लू खोलती, बालों को चेहरे पर से हटाती एक तरफ जाकर बैठ गई। मीनाकशी रैना लेनी के पास आकर बैठ गई। अगरचे हाल कमरे में हल्का एयर कंडीशन लगा हुआ था, मगर फिर भी मीनाकशी के चेहरे पर रक्स करने की वजह से पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। अपने पर्स में से टिश्यू पेपर निकालकर चेहरे के पसीने को उनमें जज्ब करने लगी।
साथ साथ वो रेना लेनी से भी बातें करती जा रही थी। इतने में नौकरानी लड़की कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई। मैंने भी एक गिलास ले लिया। मीनाक्षी ने सोफे से टेक लगाकर बैठ गया और बड़े सुकून से कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगी। रेना लेनी उठकर दूसरी लड़कियों के पास चली गई और उन्हें हाथों से नृत्य करके भारत नाट्यम रक्स के बारे में ज़रूरी बातें बताने लगी। मुझे मीनाक्षी से बात करने का मौका मिल गया। मैं इसी मौके के इंतज़ार में था। मीनाक्षी मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जे नहीं थी। मैं उसके लिए गैर दिलचस्प किस्म का एक अजनबी आदमी था। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए रेना लेनी की तरफ देख रही थी। मैंने अंग्रेजी में मीनाक्षी से बात शुरू करते हुए कहा, तुम बहुत जल्द डांस में बड़ा नाम पैदा करोगी। मीनाक्षी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और थैंक यू कहकर दोबारा दूसरी लड़कियों की तरफ देखने लगी। वो यही समझी थी कि मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह उसकी खुशामद कर रहा हूँ। मैंने सोफे पर ज़रा सा उसकी तरफ झुकते हुए राजदारी के अंदाज में कहा, मैडम तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुमने अपनी गाड़ी की चाबियाँ कहाँ रखी थी। मीनाक्षी ने ताज्जुब के अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि तुम्हें मेरी गाड़ी की चाबियों से क्या दिलचस्पी हो सकती है। उसने रस्मी तौर पर कहा, यहीं कहीं रख दी होंगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हिंदू देवताओं के अंदाज में आहिस्ता से अंग्रेजी में कहा, मगर मुझे मालूम है कि तुमने गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी थीं और मैं वहां से तुम्हारी चाबियां उठा कर ले आया हूँ। मीनाक्षी खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो उसके लिए एक अजनबी आदमी हूँ, उसकी गाड़ी की चाबियों का बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूँ। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ अपने वास्कट की जेब में डाला और चाबियां निकाल कर उसके पास सोफे पर रख दिया और कहा, यही तुम्हारी गाड़ी की चाबियां हैं ना। मीनाक्षी ने चाबियों के गुच्छे को देखा और थोड़ा सा चौंक कर पीछे हट गया। फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए हैरत, एहतराम और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। मैंने कोने में बैठी हुई स्टूडेंट लड़कियों की तरफ देखते हुए बड़ी बेनियाजी मगर बड़े बावकार अंदाज में मीनाक्षी से अंग्रेजी में कहा, यह करिश्मा मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया है कि मैं देवताओं का इशारा पाकर यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम पर यह साबित करने के लिए कि मुझे देवताओं ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। यह करिश्मा दिखाना बड़ा ज़रूरी था। मेरे पास और भी कुछ ताकतें हैं, मगर उन्हें वक्त आने पर जाहिर करूँगा। देवताओं ने मुझे बता दिया है कि तुम एक रोज़ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डांसर बनोगी। सारे प्रांतों में तुम्हारी शोहरत होगी, तुम्हारे चर्चे होंगे। मीनाक्षी पर मेरे करिश्मे या शोभदाबाजी का असर ज़रूर हुआ था, मगर इतना असर नहीं हुआ था। शायद वो भी मुझे हिंदुस्तान के उन साधुओं की तरह समझ रही थी जो अपनी छोटी मोटी रूहानी ताकत का इजहार गुमशुदा चीज़ों को सामने लाकर करते हैं। वाकई इस किस्म के बाजीगर और शोभदाबाज इंडिया के साधुओं के एक तबके में आम पाई जाती थी, मगर मेरे पास अभी त्रिप के कुछ और पत्ते भी थे। मैंने मीनाक्षी की तरफ मुतवज्जे होकर धीमी आवाज़ में कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आया। शायद तुम भी मुझे भारतवर्ष के आम जोगी साधुओं की तरह समझती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जंगलों में शिव देवता की बड़ी तपस्या की है। ये उसी तपस्या का नतीजा है कि मैंने शिव देवता का कुर्ब और आशीर्वाद हासिल कर लिया है। मुझे चूँकि संसार का कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, इसलिए शिव देवता ने मुझे अपना दोस्त बना लिया और मुझे ये खुशखबरी देकर तुम्हारे पास भेजा जो मैंने तुम्हें सुना दी है। मीनाक्षी ने अंग्रेजी में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, देवता शिव जी ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया है। उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो मुझे ऐसा नौजवान समझ रही है जो उसका कुर्ब हासिल करने के लिए छोटी मोटी रूहानी ताकत हासिल करके उसके पास आ गया और अब उस पर अपना असर डालने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने चेहरे पर जलाल के तासुरात पैदा कर लिए। मीनाक्षी की आंखों में आंखें डाल दी और बड़े ड्रामाई लहजे में मगर धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि शिव जी देवता ने मुझे तुम्हारे बारे में और क्या कुछ बताया है तो सुनो। तुमने साड़ी के पेटीकोट के नीचे आज सुर्ख रंग का जांघिया पहना हुआ है। सुनो, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी नाव के नीचे एक फोड़े का छोटा सा उभार बन रहा है जिसके मुतालिक तुमने अभी तक अपनी लेडी डॉक्टर से भी बात नहीं की। और सुनो, मीनाक्षी का रंग उड़ गया। उसने मेरे घुटनों पर हाथ रख दिया और इधर उधर देखकर सहमी हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ यहाँ ये बातें न करो, प्लीज़ दूसरे कमरे में आ जाएं। वो मुझे साथ वाले कमरे में ले गया। ये एक मुख्तसर सा मगर खूबसूरत सा सजा हुआ कमरा था। दरमियान में गोल मेज के गिर्द कुर्सियां लगी थीं। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे आगे हाथ बांध कर खड़ी हो गई।